निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो किस अधिनियम के तहत हुई? ये हुई अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इसका विस्तार देख लो। तो 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। ठीक, इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई। जो 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की, इसके तहत बजट पर बहस करने की, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। जो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम था, इसमें मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। जो ये कोई अधिनियम था, भारतीय विधान परिषद की बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, ये हुई थी भारतीय परिषद 1892 के तहत। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो किस अधिनियम के द्वारा की गई? ये की गई मार्लिमेंटो अधिनियम 1909 के तहत। ठीक, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई? मार्लिमेंटो सुधार 1909 के तहत। ठीक, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्लिमेंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक, इसका विस्तार देख लेते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। जो भारत सरकार के द्वारा भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना है, वो 1935 अधिनियम के तहत की गई थी। ठीक, और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर। ठीक, सर मॉरिस ग्वेयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो भारत में संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 1937 में। संघीय न्यायालय 1937 में किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? 1935 अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इसका विस्तार देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्वैध शासन को एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान रखा गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम के द्वारा जारी किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो कब किसने किया था? ये किया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 1919 के भारत शासन अधिनियम में की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। बिल्कुल सही है, ये गलत है दूसरा, ये 1909 के तहत किया गया था। ठीक, और केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायक शक्ति का हस्तांतरण। हाँ, तो इसका सी, ये 1 और दोनों सही हैं, 1 भी सही है और 3 भी सही है। ये 2 वाला है जो 1909 के अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक, तो इसका कौन सा आंसर सही है? इसका है केवल 1 और 3। ठीक, भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों को भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेस्क्यू और वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणी में बांटा गया, एक आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो यह 1909 के अधिनियम के द्वारा किया गया और 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित किया गया।
निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? तो किसने किस अधिनियम में की थी ब्रिटिश भारत की इस भारत में प्रांतीय स्वायत्तता? भारत सरकार अधिनियम 1919 में। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत का प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 में हुई थी, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम में विस्तारित किया गया और स्थापित किया गया। ज्ञात तथ्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर केवल विषय सी माना था, जिसे संशोधित उत्तर कुंजी में परिवर्तित कर डी मान लिया गया। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, किस अधिनियम में बनाई गई? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाई गई थी। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई थी। ऊपरी सदन राज्य परिषद कहलाता था और इस अधिनियम की धारा 18 के तहत 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदस्य केंद्रीय विधानसभा अवधि प्रथम बैठक से कहलाता था 3 वर्ष के लिए। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा के 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होने थे। क्या तथ्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित तथा शेष 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143 और फिर 145 कर दी गई। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक बराबर से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिसे गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बराबर से मनोनीत होने वाले सदस्यों के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो कौन सा लाया? सन 1919 का एक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार। 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई नहीं। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। हाँ, केवल 2 सही है। ठीक, केवल 2 सही है। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं के मताधिकार प्रदान किया गया, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था। सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार आरक्षित नहीं था। इस प्रकार प्रश्न कथन 1 सही है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए। इस प्रकार केवल 2 सही है। प्रश्न 12। ठीक, प्रश्न 12 में क्या है? भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया, जो भारत में ही होनी थी। सही है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। ये भी सही है। ठीक, 1 और 2 दोनों सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो किस वर्ष आयोजित किया गया? 1945 को निर्वाचित किया गया। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, किस अधिनियम से प्रेरित है? ये 1935 भारत सरकार का अधिनियम 1935 से प्रेरित है। ठीक, इसका विस्तार देख लेते हैं। यद्यपि ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो 1935 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ये किया गया। ठीक है। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों के लिए जटिल दस्तावेज था। इस अधिनियम के द्वारा भारत संघ की स्थापना की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित था? तो किस 1935 केंद्र और राज्य में प्रांतों में, ठीक है, 1935 अधिनियम के तहत था। निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में नहीं थी। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था? हाँ था। अपशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे? ये नहीं था, अपशिष्ट विषय प्रांतियों को नहीं किए गए थे। यह प्रांतीय सत्ता के सूत्रपात का संकेत था? हाँ। और इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू करना था? हाँ, ये भी सही है। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी? तो 1935 के अधिनियम में की गई थी। 1935 का अधिनियम द्वारा स्थापित संघ की अवशेष शक्तियाँ किसको प्रदान की गई थी? तो किसको प्रदान की गई थी? गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी अवशेष शक्तियाँ, ठीक है। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था, 1935 के अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, यही नहीं था। विधानमंडल के लिए निर्वाचित हेतु जवाबदेह प्रतिनिधि, ये तो था ही। एक संघ की योजना पर विचार, ये भी थे। विधानमंडल के सरकारी सदस्यों में समावेश किया जाना, ये भी थे। ये नहीं था लिखित संविधान, ठीक है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल था? तो किसमें था? ये था भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल था, ठीक। इसके बाद ये देखना, भारत सरकार अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत सरकार के संविधान सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था, ठीक है। लिखित संविधान का क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अन्य 3 विकल्पों में अधिनियम 1935 समाहित थे। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत है। हाँ, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, या इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो क्यों है? यह भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत है, ठीक। यह भारत सरकार वर्तमान के संवैधानिक ढांचा बहुत ही कुछ 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैत शासन की स्वतंत्र शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों की शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया? तो किस अधिनियम के तहत किया गया? ये किया 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अधिनियम के तहत भारत को बर्मा से अलग किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 को बर्मा को भारत से अलग किया गया। कब किया गया? 1937 में। एक्ट कौन था? 1935 का एक्ट, और अलग किया 1937 में, ठीक। आज के लिए इतना ही।